792 लोग हैं। ये एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि जिस तहत आपने हमें लगाया था उस तहत हमें लगा दीजिए, हमारा रोजगार हमें वापस कर दीजिए। सीधे सीधे सरकार से यही बोलना चाहता हूं कि अब हमें किस तरह से किस बेस पे लगाओगे आप, तुरंत मांगे दिल्ली सरकार से और हमें तुरंत रोजगार से सुनिश्चित करें। यही हम हाथ जोड़ के। केजरीवाल साहब उस चीज के लिए इस्तीफा देंगे क्या? उनके अफसर जितने थे गलत नीति बनाने के लिए जिन्होंने वो किया था, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो एक्ट सिर्फ दिल्ली के लिए था? वो एक्ट तो पूरे देश के लिए था, पूरे देश में लागू था, तो वो दिल्ली में कैसे लागू हो गया? मैंने अपनी फाइल या तुम्हारी फाइल हमने एलजी को भेजी थी और एलजी उस चीज में वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो एक चपरासी तक नहीं आया सुनने के लिए कि हाँ जी रहे कि मर रहे हैं। जो माँ बाप की बच्चे को जन्म दिया, रोटी दे रहा है, एक टुकड़े नहीं दे रहा, ऐसा माँ बाप नहीं चाहिए। ऐसा माँ बाप रहे या ना रहे बेकार है। उनके मंत्रियों से मिलते हैं 2-2 घंटे, अपने गेट के सामने हमें बैठा कर रखते हैं और उसके बाद कह देते हैं साहब मीटिंग में नहीं बात कर रहे। तो अभी तो ये हम अकेले ही आए हैं, अगली बार हमारे बच्चों के साथ गहलोत साहब के विधानसभा में, विधायकों की विधानसभा में घेराव करेंगे और उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली को बताएंगे जो महिला के साथ अत्याचार किया है, महिला को तो महिला कहते हैं और उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते हैं। केजरीवाल सरकार को जगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही जगा सकती है। चूंकि ये पैदा हुए थे निर्भया कांड, केजरीवाल साहब निर्भया कांड से ही पैदा होकर आए थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ। आज बसों में मार्शल नहीं है, आज बहन बेटी महिलाओं की चिंता नहीं केजरीवाल सरकार को। क्या फिर एक निर्भया कांड करवाना चाहते हैं? फील्ड बेंच के लोग हैं, इनकी लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जब तक ये सरकार, बहरी सरकार, गुंगी सरकार सुन नहीं लेगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको केजरीवाल साहब ने ठगा नहीं, चाहे उनके अपने हो, चाहे कोई दोस्त हो, यार हो, और ये तो उनके कुछ लगते भी नहीं है। 3 व्हीलर भी एक ड्रामा था, उनका सुरक्षा नहीं लेना भी एक ड्रामा था, उनका अपने बच्चों की कसम खाया था उन्होंने कि मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उन्होंने कसम खाई थी मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। सर मेरा मुकेश नाम है। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे अपने रोजगार को लेकर के? 2 सरकारें सत्ता में बैठी हुई है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी वहीं पर लाखों लोगों को जो है वो बेरोजगारी के कगार पर लाने वाली इन सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं क्या ये 10,792 लोग हैं, ये एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि जिस तहत आपने हमें लगाया था उस तहत हमें लगा दीजिए, हमारा रोजगार हमें वापस कर दीजिए। क्योंकि एक लंबे समय 8-10 साल से कम नहीं होता समय ये, क्योंकि जब मैं लगा था तो 22 साल का था, आज मेरी उम्र हो गई 32 साल की। तो मैं सीधे सीधे सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि अब हमें किस तरह से किस बेस पे लगाओगे आप? क्योंकि हमें तो भाई एज जो हमारी थी जो 22 साल की, उस समय हमें रोजगार मिल सकता था, यानी तो और जगह मिल जाता। आज हमें सारी कंपनी यही कह रही है हमें ठीक एज चाहिए, 22 साल की अवस्था, जो हमें आधेड़ व्यक्ति नहीं चाहिए। और सरकार से हम 3 महीने से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारा रोजगार हमें वापस दीजिए, जो कि नतमस्तक है सरकार बता नहीं रही है कि किस बेस पे हमने हटाया और किस बेस पे लगाया, क्योंकि सर पूरी सरकार की गलती है इसमें। आप लोगों को क्या लगता है कि 2024 जो लोकसभा का इलेक्शन अब आने वाला है, इसके अंदर में कितना प्रभाव पड़ने वाला है मौजूदा सरकार को? सर इस पे दिल्ली सरकार, सीएम साहब पे जो मौजूदा है श्री अरविंद केजरीवाल, ये दोबारा नहीं आएंगे इस दिल्ली में, क्योंकि ये कहते थे कि हम दिल्ली का बेटा बनकर काम करेंगे। तो आज वो हम चिराग लेके घूम रहे हैं, तब भी नजर नहीं आ रहा, चेहरा नहीं दिखा रहा सीएम साहब कहाँ पर हैं, क्योंकि ये कहते थे कि बेटा बनकर काम करेंगे। हमारी जो माताएं बहन है, हमारी खुद की माताएं बहन है वो, अगर हमें खुद का मानते हो ना तो शकल दिखाने आते 2 मिनट, हमारे इतने शहीद हो गए लोग, तो उन्हें 2 मिनट के लिए आते आप और बोलते हम आपके साथ खड़े हैं। आज हमारे साथ नहीं हो, तुम कहाँ पर हो? क्या लगता है कि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की लड़ाई के अंदर में 10,792 मार्शलों का परिवार जो है आज सड़क पर आया, क्या समझते हैं आप इस बात? सर बहुत गंभीर हालत है हमारी, क्योंकि दवाई से लेके अगर पैसा नहीं होगा जेब में तो आप भी समझ जाओ कि क्या हालत होगी। हमारे घर में रोटी से लेके, दवाई से लेके और किराए भाड़े के लेके, क्योंकि सब मकान जो अपने नहीं होते किसी के पास जो उस पे भी रहते हैं रेंट पे, और किराया भाड़ा देने के लिए पैसे भी नहीं है, जो कि इस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है अब। तो सरकार इसका सब सरकारी जिम्मेदार है इसमें, एलजी साहब भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। सीएम साहब नहीं कर रहे तो एलजी साहब करना चाहिए। हमारा प्रपोजल तुरंत मांगे दिल्ली सरकार से और हमें तुरंत रोजगार से सुनिश्चित करें, यही हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से। जी सर हम ये कहना चाह रहे हैं सर,
आज तक सर हमने न्यूज़ में और जगह सुनी थी कि जैसे कि और स्टेट में इतनी ज़्यादा जनसंख्या में बेरोजगार बंदे हटाए जाए सरकार के द्वारा, जब केजरीवाल सरकार कहती थी अगर उस देश की सरकार खराब थी या उस देश में कानून में खराब थी। सर आज दिल्ली में जब इतना बड़ा बेरोजगार, इतनी बड़ी जनसंख्या में बेरोजगार हो रहे सर, आज उसके हम क्या कहेंगे? क्या केजरीवाल साहब उस चीज़ के लिए इस्तीफा देंगे? क्या उनके अफसर जितने थे गलत नीति बनाने के लिए जिन्होंने वो किया था, क्या आज वो इस्तीफा देंगे? हम केजरीवाल सरकार से कहना चाहेंगे क्या 1968 एक्ट जी हमें बोल के हटाया गया था, क्या वो एक्ट सिर्फ दिल्ली के लिए था? वो एक्ट तो पूरे देश के लिए था, पूरे देश में लागू था, तो वो दिल्ली में कैसे लागू हो गया? अगर आपको लागू करना था तो पूरे देश में उस एक्ट को लागू करना था, क्यों आपने दिल्ली में क्यों लागू किया? क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जो भी काम हो रहा है अब दिल्ली में वो इलेक्शन के टाइम सब दो सरकारों के बीच में हम सारे बेरोजगार, सारे यानी कि मार्शल पीछे जा रहे हैं। जब हमें लगाया गया था मार्शलों के रूप में निर्भया कांड के बाद लगाया गया था जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, और आज हमें हटाया गया है। क्या 8 साल में महिलाओं अब सुरक्षा हो गई? हम बुझा जा रहे हैं, बसों में ब्लेड मारे जा रहे हैं, बसों में चक्कू मारे जा रहे हैं, कंडक्टरों को पीटा जा रहा है, सवारियों को पीटा जा रहा है, ड्राइवरों को पीटा जा रहा है। और से हम ये पूछना चाहते हैं ये कौन सी सरकार और कैसे सरकार चला रही है? क्या चाह रही है? अभी तो 11 हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, अभी 11 हुए, ये क्या चाह रहे हैं? क्या 10 के 10,000 बंदे शहीद हो जाए? क्या इतना बड़ा दुर्भाग्य क्या दिल्ली का? हम चाह रहे हैं केजरीवाल सरकार को कहना कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप हमारे बीच में आइए, हम आम पब्लिक है, आम जनता है, ठीक है, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप नहीं आ रहे तो हम जानते हैं कि आपके मन में या आपके मंत्रियों में काला, क्योंकि आप कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार आदमी है, तो वो आज कट्टर ईमानदार आदमी कहाँ चला गया? यानी कहने का मतलब ये है कि वो भ्रष्टाचारी हो गया। अगर भ्रष्टाचारी है तो वो फिर जेल में जाएगा, अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्यों नहीं आ रहा? क्या हम क्या बाहर से आए हुए हैं? हम दिल्ली के वासी हैं और दिल्ली में रोजगार करते हुए 8 साल हमें नौकरी करते हुए अब हम कहीं पर रोजगार लेने जाते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब तो केजरीवाल जी को भी 3 बारी नोटिस दे दिया गया है, उसके बावजूद में भी केजरीवाल जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं। सर अब वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी कर रहे हो कर रहे हैं। अरे सर हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर चलो वो तो आपकी राजनीति लड़ाई है, कम से कम आपके बाहर सचिवालय के बाहर 70 दिन से बैठे हुए हैं, आप एक बार तो आते, हम आपके साथ थे, हम वही मार्शल थे जिसके नाम पे आपने वोट बटोरे थे, जिसके नाम पे आपने दिल्ली जीती थी, जिसके नाम पे आप भी राजस्थान में इलेक्शन था, राजस्थान में जाके आपने कहा था कि मैं राजस्थान को दिल्ली जैसा बना दूंगा, दिल्ली जैसे मार्शल लगा दूंगा। तो दिल्ली में तो मार्शल की कंडीशन देख लो, रोड पे बैठे हो 70 दिन से और जेबों में सरेआम जेब कतरे और स्नैचर हर तरीके के असामाजिक तत्व चढ़ रहे हैं। अगर यही संभवतः अगर रहा कि आप लोगों को रोड पे आने का मजबूर है, तो बाकी जो और दूसरे जो क्षेत्र राज्य हैं उनके अंदर भी मार्शल की स्थिति यही होने वाली है, इसका मतलब? बिल्कुल सर। अब सर कहते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर है या आर्थिक स्थिति है वो दिल्ली आज के टाइम पे, क्योंकि हर स्टेट से हर राज्य से दिल्ली में बंदे आते हैं कमाने खाने के लिए। जब वो देखेंगे कि दिल्ली में ऐसा अत्याचार हो रहा था सर, दिल्ली को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और दिल्ली की जो दुर्दशा हो रही है, एक टाइम पे हम सर किसी पार्टी के सपोर्टिंग में नहीं, लेकिन कांग्रेस थी जो उसको भी यही घमंड था कि मेरे को कोई नहीं हटा सकता या मेरे को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन एक कहते हैं सर, जब आप अत्याचार करोगे, अत्याचार पे अत्याचार करते रहोगे तो एक समय आता है जब आप कितने बड़े पायदान पे, कितने बड़े पद पे बैठे हो, पब्लिक आपको पैरों में ला देगी सर। आज वही हाल कांग्रेस का हो रहा है और वही हम चेतावनी केजरीवाल साहब को देना चाहते हैं कि अगर आप अब भी आपके पास टाइम है, कहते हैं कि आपने पाप किया है तो प्रायश्चित का आपके पास टाइम है। अगर आपके पास वैसे आप लिखित में नहीं दे सकते तो कम से कम एक बार हमें संबोधित तो कीजिए। आप दिल्ली यहाँ पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप मार्शलों के लिए। हम आपका इस चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं, आपने लेटर लिखा उसकी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं। लेकिन सर हम चाहते हैं कि आप एक बार आके मार्शलों कम से कम ये तो कहिए कि मैंने अपनी फाइल या तुम्हारी फाइल हमने एलजी को भेजी थी और एलजी उस चीज में वो कर रहा है। क्योंकि हमारे बीच में बीजेपी के सचदेवा जी आए थे या कपिल मिश्रा जी भी आए थे, वो अदर पार्टी के भी आ रहे हैं, वो सभी पार्टी के क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने आपकी नौकरी हटाई, केजरीवाल ने आपकी फाइल आज तक एलजी साहब के पास नहीं भेजी। अगर साहब ये सच है तो आप नहीं आ रहे, यानी कि आप झूठ बोल रहे, और अगर गलत है तो आप मार्शलों के बीच में आइए, भले ही हमें 5 मिनट दे दीजिए कीमती वक्त में, क्योंकि इतने दिन से हम ठंड में बैठे हुए 11 भाई हमारे शहीद हो गए। कम से कम शहीदों का तो सम्मान कीजिए। वो भाई कहा जाएगा शहीदों का सम्मान, किसी घर में एक कमाने वाला था,
किसी के घर में कोई कमाने वाला रहा ही नहीं अब, तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। मैं केजरीवाल साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर हम आज भी आपके साथ, अगर आप ईमानदार हो तो आज भी आपके साथ है और दिल्ली की जनता आपके साथ रहेगी। चाहे आप कहते हैं ना राजा कितना बड़ा अत्याचारी हो, अगर जब प्रजा किसी के साथ हो जाती है ना तो उसके लिए वही राजा हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा केजरीवाल साहब आप आइए और आप हमारे राजा हो तो राजा तो प्रजा के बीच में आएगा। अगर आप नहीं हो, अत्याचारी हो तो आप मत आइए साहब, हमें अपनी लड़ाई फिर लड़नी भी आती है, ठीक है। आदमी पार्टी का अभी तक कोई भी, आम आदमी पार्टी का कोई भी आप लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं आया, अदर पार्टियां आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आम आदमी पार्टी का तो एक चपरासी तक नहीं आया सुनने के लिए कि हाँ जी रहे हैं कि मर रहे हैं। यहाँ ऐसी राजनीति का फिर क्या काम है इस दिल्ली? ऐसी राजनीति का दूर से सलाम, दूर से ही नमस्ते। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। जो माँ बाप की बच्चे को जन्म दिया, रोटी नहीं दे रहा, एक टुकड़े नहीं दे रहा, ऐसा माँ बाप नहीं चाहिए। ऐसा माँ बाप रहे या ना रहे बेकार है। जो कि हमारे पड़ोसी हमें रोटी दे रहे हैं, वो हमारे माँ बाप है। जन्म देने से नहीं होता है, पालन पोषण से होता है। 2024 के अंदर में लोकसभा का इलेक्शन है और ऐसी पार्टियां अगर आप लोगों की आवाज को तो आखिर में ऐसी पार्टियां अब क्या 2024 में आएंगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जो हमें रोजी रोटी देगी वो आएगी, जो रोजी रोटी नहीं देगी वो नहीं आएगी। दुनिया में क्या बोलते हैं, रोटी कपड़े मकान, ये तीन चीज जो नहीं दे पाएंगे वो क्या करेंगे आगे? सब तीनों चीजों से तो वंचित कर दिया आपको। बिल्कुल कर दिया। और हम रोड पे बैठे हुए 3 महीने हो गए, अक्टूबर से लेकर के आज जनवरी 2024 हो गए। जनता से सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर ही वोट लिया जाता है और उसके बाद आप लोगों को या किसी और को जमीन पर लेकर के आकर के पटक दिया जाता है अपनी गंदी राजनीति की वजह से। ऐसी राजनीति को क्या कहना चाहेंगे? उनको तो बस अपना था वोट लेना, लॉलीपॉप दिखा दिया, नौकरी रोजगार दे दिया, उसके बाद क्या क्या उठा करके फेंक दिया। अब उसको क्या है, अब तो उसको पेंशन मिलेगा आराम से। हम लोग बेघर हुए, हमारे बच्चे मर रहे, हमारे 11 मार्शल मर गए, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार केजरीवाल साहब है, हमारे दिल्ली सरकार, सीएम, और कोई नहीं है। हमारे साथ में सर जुड़े हुए, सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हम आज 70 दिन हो गए आंदोलन चलते हुए सचिवालय के सामने, मगर सुन नहीं रहे। उनके मंत्रियों से मिलते हैं, 2-2 घंटे अपने गेट के सामने हमें बैठा कर रखते हैं और उसके बाद कह देते हैं सर मीटिंग में नहीं बात कर रहे। ये कहाँ का राजनीति है? अगर अरविंद केजरीवाल साहब जी अब भी नहीं सुधरे और उन्हें लगता था कि मार्शल शांत हो गए हैं, तो अभी तो ये हम अकेले ही आए हैं। अगली बार हमारे बच्चों के साथ गहलोत साहब के विधानसभा में और विधायकों की विधानसभा में घेराव करेंगे और उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तो बच्चों से लेकर जो 4 लाख से 5 लाख सिविल डिफेंस और उनके परिवार पूरी वहाँ पर उनके घर का घेराव करेंगे। पूरी दिल्ली को बताएंगे जो महिला के साथ अत्याचार किया है। महिला को तो महिला कहते हैं और उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते हैं। तो केजरीवाल साहब कुछ भी कर ले, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। या हमारा रोजगार वापस दे दें और एलजी साहब को प्रस्ताव दें। एलजी साहब कह रहे हैं अगर वो प्रस्ताव हमें देंगे तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हमने वोट उनको दिया है तो रोजगार भी उन्हीं से मांगेंगे। अगर वो चाहते हैं कि अगर हमारे संग रोजगार दें तो वो हमें तुरंत ही और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब प्रस्ताव दें। जनवरी में लास्ट में सुना है कि फरवरी में विधानसभा लग रही है, तो लोकल बिल लाएं और पास करें। और अगर उन्होंने ये नहीं सुना तो उनके लिए खतरा ही खतरा है। जब आंदोलन से सरकार बन सकती है तो आंदोलन से सरकार गिरेगी भी। और उनके मंत्रियों को मैं खासतौर से आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि अपने ऑफिस में बैठा के 3 घंटे हमारे खराब कर सकते हैं तो वो भूल जाएं। अब ये मार्शल है, अगर अगली बार का प्रोटेक्ट जो होगा उनका परिवार होगा और कम से कम लाखों की भीड़ होगी और उनकी विधानसभा में होगी और उनके मंत्रियों के घर के पास होगी। और उनसे बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो ये सोच रहे थे कि ये बैठे हुए चुपचाप सचिवालय पे ये कुछ नहीं करना चाहते। हम शांति का परिचय दे रहे थे इसलिए क्योंकि हम गांधी जी की नीति से थे। हम भगत सिंह भी बन सकते हैं और सुभाष चंद्र बाबू भी बन सकते हैं। अगर हम जो दोनों बनने पे आ गए तो केजरीवाल साहब आपकी ईंट से ईंट बच जाएगी। और फिर मत कहना कि आपकी सरकार इस एक छोटे से आंदोलन, मार्शल आंदोलन से आपकी सरकार गिर गई। और आपको हम आश्वासन देते हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और अपने मंत्रियों, और एक सबसे बड़ी दुख की बात है इनके मंत्री केजरीवाल साहब डरते हैं, उनसे बात नहीं कर रहे। आप ये लगाइए ना, जो डर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सभी जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी आप लोगों के पास में आए, लेकिन आप अपनी पार्टी का एक भी प्रतिनिधि आपके पास में नहीं आया। क्या लगता है कि इसमें केजरीवाल की ही गलती होगी? ये कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब से डर रहे हैं क्योंकि अपने आका को बता नहीं पा रहे हैं। आका डर रहे हैं ईडी से और इनके मंत्री डर रहे हैं केजरीवाल साहब से। इन्हें ये नहीं पता कि जन पब्लिक जो होती है बहुत बड़ा योगदान होता है उनका। अगर वो अपनी पे आ गई ना, तुम्हारे आका
पक्का रहेंगे ना तुम मंत्री रहोगे। पहले तो हमने जो वोट दिया था एक आम आदमी समझ के दिया था, ये गरीबों की बात कर रहा है। हमें खुशी की बात हुई कि हम पुलिस में जाना चाहते थे, हम नहीं जा पाए, फौज में नहीं जा पाए, तो हमने सोचा सिविल डिफेंस में रह के महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। इन्होंने एक इस्तेहार निकाला था, उसके लिए हम आए थे। और अब बात नौकरी की नहीं है भाई, स्वाभिमान की है, हमारी प्रतिष्ठा की है कि लोग हमसे कहते थे कि तुम तो महिला की सुरक्षा के लिए पुलिस में थे और सिविल डिफेंस में थे, ये कोरोना योद्धा थे, आपने एक झटके में बाहर किया है। तो हम कहना चाहते हैं जो एलजी साहब का है ना, बेर आपके मंत्री ये कहते हैं एलजी साहब मालिक है, तो एलजी साहब को हमने वोट देकर नौकरी एलजी साहब ने नहीं दी थी, हमें नौकरी दी थी केजरीवाल साहब आपने, तो आप ही हमारी नौकरी सुरक्षा करोगे। और आपसे हम कहना चाहते हैं फिर दोबारा कि आप एक बिल बनाइए, अगर बिल नहीं बना सकते तो उनका प्रस्ताव दीजिए एलजी साहब को, एलजी साहब उसमें मोहर लगाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, उनकी पार्टियों ने आश्वासन दिया है कि अगर केजरीवाल साहब अगर मान लो कि नाली बनवानी होगी तो हम क्या केजरीवाल एलजी साहब के पास जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? विधायक के पास। विधायक कौन होता है? सरकार के पास जाएंगे। अगर हमारा रोजगार की सुरक्षा, क्या केजरीवाल सरकार इतनी बड़ी सरकार चलाने वाली क्या 10,000 20,000 आदमी को रोजगार नहीं दे सकती? अगर नहीं दे सकती तो आप इस्तीफा दीजिए, किसी और सरकार को मौका देंगे हम। क्या लगता है आपको कि इसमें नाकामी है सरासर आम आदमी पार्टी की? जरूर नाकामी, महानाकामी है उनकी। केजरीवाल साहब ने पहले देखा होगा एलजी साहब के यहाँ धरना करते थे, वो उनके यहाँ बैठ जाते थे धरने पे, मगर जब से ये बीके सक्सेना जी साहब बने हैं, इनके संग चाय पी रहे हैं, इनके संग फीता काट रहे हैं, मगर इनके साथ बात करके मार्शलों की नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। और केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं पता नहीं क्या है, इनकी साठ गार्ड है एलजी साहब और इनकी, ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मगर ये आवाज उठाने नहीं चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके एलजी साहब खास हैं, आप प्रस्ताव देते हैं वो क्या करते हैं, हमें निकाल देते हैं। आप प्रस्ताव देते हैं तो 10 नंबर होमगार्ड में दे देते हैं, आप प्रस्ताव दे दीजिए। दिल्ली विभाग में एमसीडी भी है, आपके पास एमसीडी भी आपकी है, उसमें आप लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप एमसीडी तो एलजी साहब का कोई दखल नहीं होता उसमें, अपना उनका सदन है, अपने बिल होता है, अपना पास होता है। आप रोजगार देना चाहते हैं तो कहीं भी रोजगार दे सकते हैं, हॉस्पिटल में दे दीजिए, एमसीडी में दे दीजिए, कहीं भी दीजिए। देने की नियत होती तो 2 महीने से आप लोगों को रोड पे क्यों लेकर के आते हैं? अरे साहब इनकी मंशा पता है क्या है, इनके मंत्री इनसे डर रहे हैं, ये ईडी साहब से डर रहे हैं। अरे साहब डरने की जरूरत नहीं है, अगर कानून आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने गलत नहीं किया तो हमें डर नहीं है, हम सड़क पे आकर चौड़े पे कह रहे हैं कि साहब हमारा रोजगार दो, आपने गलत किया है। क्यों किया गलत? तो क्या आपने 3 महीने से हमें वेतन नहीं, 6 महीने वेतन नहीं दिया, जब वेतन मांगा तो कहाँ का इंसाफ है कि आपने हमें बाहर कर दिया, गेट आउट कर दिया। और आप आम आदमी होने के बाद भी और आम आदमी की नहीं सुन रहे, तो अगर जब मार्शल की नहीं सुन रहे, पब्लिक की नहीं सुन रहे, बसों में इतना बुरा हाल है, महिलाओं की नहीं सुन रहे, कहाँ है वो बेटा, कहाँ है वो भाई, कहाँ है वो नेता? पहले वही ऑटो पर चल करके लोगों की समस्याएं देखते थे, बसों में चल करके लोगों की समस्याएं देखते थे, बहनों की समस्याएं देखते थे, महिलाओं की बच्चों की समस्या देखते थे। अब क्यों नहीं वो सड़क पर उतर रहे? पता नहीं केजरीवाल साहब को क्यों। आज रेडी वाले भी परेशान, आप जाइए जहाँ वजह तो उनकी ने कहा था एमसीडी में सरकार आ जाएगी तो हम रेडी पटरी को एक्सरसाइज करेंगे। सरकार मांगती है इनके प्रोसेस बनाओ, न रेडी पटरी का करते हैं न किसी का कर रहे हैं। महिला परेशान है, आंगनबाड़ी परेशान है, पेंसिल वाले परेशान है, मार्शल परेशान। क्या कर दिया केजरीवाल साहब आपने 1 साल के अंदर? आपने जब से एलजी साहब आए हैं आपने मौन धारण कर लिया है, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो एलजी साहब कर देते हैं यस, आप यहाँ जी कर लेते हैं, आप वो कर देते हैं नो, तो आप नो कर लेते हैं। साथ में आप चाय भी पी रहे हैं, फीता भी काट रहे हैं, देखा होगा आपने डीजी से साथ में तीनों मंत्री गहलोत साहब भी और केजरीवाल साहब भी और एजे भी, तीनों जने फीता काटते हैं एक कैंची पकड़कर। जब एक पकड़ कर कैंची का तो इन सबका एक सब मिलकर काम भी कर दीजिए, वो करने को तैयार नहीं है। तो इन्हें बताना चाहते हैं 2024 और 2025 तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, इन मार्शलों को लगा दो तो अच्छा है, नहीं लगाया तो केजरीवाल साहब ये याद रखना, आंदोलनकारी आप भी थे, आंदोलनकारी हम भी हैं। हमने सबरा समूह बना लिया है और पूरे इंडिया के अंदर 14,70,830 सिविल डिफेंस हैं, सब दिल्ली रामलीला मैदान में आएंगे और कम से 7 से 8 लाख की तादाद से आएंगे। और आपकी क्या, और जो आपके आका है ना ऊपर बैठे हुए, और एलजी साहब भी, आप भी सुन लीजिए, ईंट से ईंट बच जाएगी आपकी सरकार ना। 2024 और 2025 तो बहुत दूर है, 2024 भी नहीं देख पाओगे आप लोग। रोको नहीं, आप इसी पे दे दीजिएगा बस, सिर्फ बाइट कोई नहीं, रख लीजिए, सबको आ जाएगा, रख लीजिए, इससे लोगों को पता लगेगा। ठीक है, हमारे साथ में इस समय लोक जनशक्ति पार्टी के मिश्रा जी हैं। हम लोग एक बार इनसे पूरा नाम जानते हैं और उसके बाद में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज डीटीसी मार्शल जिस तरीके से रोड पर है और 2 महीने हो गया, लेकिन अभी तक ना तो सरकार सुन रही है न ही केंद्र की सरकारें सुन रही हैं। आखिर में इसके अंदर में चल क्या रहा है? तमाम लोग यहाँ पर बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी इस बेरोजगारी को लेकर के जो तमाम सरकारें लगातार ये वादा करती हैं कि हमारे राज्य के अंदर में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, वहीं इतने लोग बेरोजगार, आखिर में इनका परिवार कहाँ जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ में हम लोग जुड़ते हैं सर के साथ में। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम। मेरा नाम शंकर मिश्रा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, और दिल्ली लोक जनशक्ति पार्टी इस धरने का अगुवाई कर रही है। जी,
और इस सोए हुए केजरीवाल सरकार को जगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही जगा सकती है, क्योंकि केजरीवाल साहब बहुत गहरे नींद में सोए हुए हैं। कर लगभग 65-70 दिन से ये बेचारे मार्शल सिविल डिफेंस के लोग जो निर्भया कांड से पैदा हुए थे, निर्भया कांड, केजरीवाल साहब निर्भया कांड से ही पैदा होकर आए थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ। उसी निर्भया कांड के तहत इन मार्शलों को, सिविल डिफेंस वालों को नियुक्त किया गया था बसों में महिलाओं को सुरक्षा लेकर, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर। कहाँ है केजरीवाल सरकार? केजरीवाल जी आज सो रहे हैं। आज बसों में मार्शल नहीं है, आज बहन बेटी महिलाओं की चिंता नहीं केजरीवाल सरकार को। क्या फिर एक निर्भया कांड करवाना चाहते हैं केजरीवाल जी? अगर करवाना चाहते हैं तो उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन चीजों को नहीं होने देगी। अगर इन गरीब ये जितने मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं, इनकी लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब तक ये सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार सुन नहीं लेगी, इनको जगाने का काम करेंगे और इन लोगों के लिए जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब इनकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, जो माताओं की रक्षा करने के लिए, बहनों की रक्षाएं करने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति ऑटो से चला करता था, बस में आता था, पैदल चलता था, आज वही व्यक्ति अपना मुंह छुपाए क्यों बैठा है? अरे केजरीवाल साहब हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको केजरीवाल साहब ने ठगा नहीं, चाहे उनके अपने हो, चाहे कोई दोस्त हो, यार हो, और ये तो उनके कुछ लगते भी नहीं है, तो इनको ठग लिया तो कौन सी बड़ी बात है। उनका 3 व्हीलर भी एक ड्रामा था, उनका सुरक्षा नहीं लेना भी एक ड्रामा था, उनका अपने बच्चों की कसम खाया था उन्होंने कि मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उन्होंने कसम खाई थी मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए ये झूठ बोलना तो एक आम बात है। झूठ बोलकर लोगों को बलगड़ा देना, झूठ बोलकर सत्ता में आना, यही उनकी सबसे बड़ी लालसा थी, मुख्यमंत्री बनना। वो लोगों की, गरीबों की लाश पे चढ़ के मुख्यमंत्री बन गए, इनसे आगे उनकी कोई सोच नहीं है। आईएएस और आईपीएस होने के बाद में भी 68 की एक्ट लगा करके इन लोगों को जो है वो रखा गया, फिर उसके बाद में इसी का एक्ट दे करके हवाला दिया और निकाल दिया गया। आज इतने लोगों को बेरोजगार कर आखिर में ये सरकारें चाहती क्या है? ये गूंगी बहरी सरकार है, इनको एक्ट वैक्ट का कुछ नहीं पता। ये आईएएस आईपीएस, क्या आईएएस थे हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी थे इनको नहीं होना चाहिए था, और आज सीएम भी हैं तो इनको नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार ने इस गरीब लोगों की इन्होंने सेवा ली और इतने साल काम करने के बाद जिस प्रकार से इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, कई लोगों की उम्र हो गई है जो कहाँ जाएंगे नौकरी के लिए। 11 लोग इस आंदोलन में मृत्यु हो चुकी है, 11 लोगों की शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन पे। उनके परिवार का क्या होगा? जिन लोगों की ऑन ड्यूटी हाथ पैर कट गई है उन लोगों का क्या होगा? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है इन लोगों की नौकरी पुनः वापस दी जाए। जो 11 लोग शहीद हुए इस आंदोलन में, उनके परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा, उनके घर से एक आदमी को नौकरी दी जाए, और जिन लोगों के ऑन ड्यूटी हाथ पैर कटे हैं उन लोगों को 20-20 लाख मुआवजा और उनके घर से एक आदमी को नौकरी दी जाए। हम उपराज्यपाल साहब से भी मांग करते हैं कि केजरीवाल और केंद्र की लड़ाई में इन गरीब लोगों को ना पिसा जाए। वो खुद एक बहुत बड़े अफसर भी रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि इन गरीब लोगों के कहां से काम करेंगे, कहां से जिएंगे। तो इन्हीं लिए इनकी मांग को सुनना चाहिए और इनकी नौकरी पुनः लगानी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो इन लोगों को निकालने का जो मेन कारण जो रहा वो राजनीति रहा, और राजनीति के तहत ही इन लोगों को निकाला गया है? हाँ बिल्कुल। तो ये दो पार्टी के बीच में पीस कर रह गए हैं लोग। तो मैं चाहूंगा कि उपराज्यपाल साहब से आग्रह है कि हम लोग सरकार के हिस्सा हैं, इसीलिए उनसे विनती करते हैं कि इन लोगों को पुनः एक बार नौकरी पे लगाया जाए, और जब तक इनकी नई नौकरी नहीं लगती है तब तक इन लोगों की खाना पानी, राशन, दवाई दारू सबकी व्यवस्था इनको करना चाहिए, और बहुत गहराई से सोच के इन लोगों को पुनः एक बार नौकरी पे लेना चाहिए। भारत के अंदर में सबसे पहला प्रोटेस्ट एक ऐसा होगा जो लगातार 72-73 दिन चल गया। आखिर में ये इतिहास के अंदर में गिनीज वर्ल्ड में अब लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। इसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्थन करती है। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। इन गरीब लोगों के साथ जिस प्रकार से अन्याय कर रही है केजरीवाल जी, जिस उनके सरकार कर रहे हैं, आज तक कोई एक आदमी नहीं पूछने गया उनमें से कि इन लोगों की क्या हाल है, कौन गुजर गया है, किनकी मृत्यु हो गई है, आप लोगों की रोजी रोटी कैसे चल रही है, दवाई कैसे चल रही है, बच्चे घर पे खाना खाए कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं इन सिपाहियों को कि आज भी ये डटे हुए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ी है। क्या लगता है आपको कि डबल इंजन की सरकार जिस देश के अंदर में रहेगी, उस देश के अंदर में गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी यूं ही लगातार बरकरार रहेगी? ये लास्ट पायदान नहीं है, दिल्ली के एलजी कोई लास्ट पायदान नहीं है। केंद्र सरकार में हम हैं, और मैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान
पासवान साहब से अनुरोध करता हूं, उनको मालूम है इन सब चीजें की। अगर वो 5 तारीख को कल आ जाएंगे, उनके बाद वो स्वयं ही बात कर लेंगे, जहां करना होगा। इन सब की नौकरी के लिए जैसे भी बात की जाएगी हम लोग करेंगे, और मैं, मेरा नेता चिराग पासवान साहब इस बात को आगे पूरा करेंगे। और अगर ये केजरीवाल सरकार अब भी नहीं सुनते हैं तो संसद से लेकर सड़क तक दंगल होगा। संसद में मेरे नेता चिल्लाएंगे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मार्शल और सिविल डिफेंस वालों के साथ सड़क पे चिल्लाएगी। और देखते हैं गूंगी बहरी सरकार कैसे नहीं सुनती। सीएम आवास के ऊपर में जिस तरीके से आज आप लोग घेराव करने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण वो भी, लेकिन फिर भी क्या आप लोगों की शांतिपूर्ण से क्या वो सीएम आवास के ऊपर में और सीएम तक ये आवाज और एलजी तक आवाज पहुंचेगी? अब शांति में बहुत ताकत है। गांधी साहब शांति मार्च करके चले थे, और इसीलिए शांति, अपनी बातों को सही तरीके से रखना चाहिए, सही जगह रखना चाहिए। उग्र होके काम ही खराब होता है। और हमारी बात प्रशासन हमें ले जाके एलजी साहब और सीएम साहब को ज्ञापन दे देंगे और हमारी बात पहुंच जाएगी, हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन मैं यही लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हुए आए हैं कि आखिर में समस्याओं का समाधान कब निकलेगा। आप लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के भी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी आप लोगों की हम लोगों ने बात सुनाई और सभी लोगों ने सुनी। आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज के लिए कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ में। जय हिंद।